हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राम से स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पॉलिटी के काफी टॉपिक कवर अप करवा दिए हैं, जिसमें कि मैंने आपको आखिरी टॉपिक पढ़ाया था मौलिक अधिकार के बारे में, जिसकी कि मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दी थी। आई होप आपने वो दोनों वीडियो काफी अच्छे देखे होंगे और आई होप आपको मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन या इंपोर्टेंट अनुच्छेद थे वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, जो भी आपके वनडे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपको सब कुछ कवर करवाऊंगा कि आपके राज्य के नीति निषेध तत्व से संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे गए हैं, वो सब मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा, जिससे कि आपका राज्य के नीति निषेध तत्व से एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए दोस्तों, पहली बात तो कि सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको इनका वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक है दोस्तों, राज्य की जो नीति निषेध तत्व इनका वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक है, इनका वर्णन मिलता है हमको संविधान के भाग 4 में। ठीक है, जो और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, और अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हमको वर्णन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए वनडे एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो तब आपका आंसर क्या होगा कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक संबंधित है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि हमारे जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको कहाँ से लिया गया है, इनको आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, तो उनको आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, समझिए कि एक्चुअल में इनका उद्देश्य क्या है, इनका मेन मोटिव क्या है, राज्य की जो निर्देशक तत्व इनका मेन उद्देश्य क्या है। होने को तो हमारे मौलिक अधिकार भी है, जब मौलिक अधिकार है तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। ठीक है, देखिए इनका उद्देश्य समझिए दोस्तों। इनका पहला उद्देश्य यह है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जो लोगों के कल्याण के लिए काम करता हो, कार्य करता हो। ठीक है, तो ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो यह है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना कि जिसमें रहने वाले सभी लोग आर्थिक व सामाजिक रूप से कैसे हो सशक्त हों। ठीक है, एक तरीके से यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हों और एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें, ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मेन उद्देश्य है। तो ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो कि पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला आपका आता है अनुच्छेद 36। दोस्तों, अनुच्छेद 36 में दी गई है आपकी राज्य की परिभाषा के बारे में। ठीक है, फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 37। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति से जो हमें तत्व हैं इनको हम न्यायालय में चयनित नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम उनको उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम सीधे उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर सरकार के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हम अपने मौलिक अधिकार हनन होने की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या उनको वहां जाकर के चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, पर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये कंडीशन नहीं बनती। राज्य की जो नीति तत्व हैं इनको हम न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, या ये कहें कि ये न्यायालय में परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, राज्य की जो कंडीशन होगी राज्य अपने अनुसार इन तत्वों को लागू करता है। ठीक है, अब जो राज्य की वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन जिस स्थिति में राज्य होगा उस स्थिति के आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है। दोस्तों, फिर आपका अगला आता है इसका अनुच्छेद 38, जिसमें बताया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि अनुच्छेद 38 के तहत कि हर किसी व्यक्ति को मिलने वाला न्याय कैसा हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से कैसा हो, सुलभ हो, या फिर क्या है कि सही हो, आर्थिक रूप से सही हो, सामाजिक रूप से सही हो और राजनीतिक रूप से भी उचित हो। ठीक है, किसी भी के साथ भी गलत तरीके से न्याय या उसको हम कहें कि अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 38 में यही बताया गया है। फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 39। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, संसाधनों का उचित वितरण हमारा अनुच्छेद 39 कहता है कि जो हमारे जो देश में जो संसाधन हैं उनका उचित वितरण किया जाए, यानी कि उनका सभी को वितरण किया जाए। वो एक तरीके से वो हमारे जितने भी संसाधन है वो सब एक ही स्थान पर विकेंद्रीकृत होकर के ना रह जाए। यानी कि बोले तो जैसे कि मैं आपको कहूँ
कि ऐसा ना हो कि समाज में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ आ जाए, कि एक ही व्यक्ति के पास सारा पैसा आ जाए, समाज की जितने भी हमारे रिसोर्स है वो सब एक ही व्यक्ति के पास चले जाए, कि वही अमीर बन जाए, बाकी सब गरीब रह जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी संसाधन है उस सबका समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए हर हमारे देश के हर एक नागरिक में, ठीक है। और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, यानी जिस कार्य जिस स्तर का कार्य है उसके अनुसार ही उसका वेतन भी दिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी से ज्यादा काम करवा रहे हैं उसके लिए न्यूनतम वेतन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसमें यह बताया गया है। फिर आपका अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 39 क। देखिए इसमें बताया गया है समान अवसर के आधार पर न्याय देना, ठीक है। देखिए हर किसी को न्याय कैसे मिलना चाहिए, समान, हर किसी को न्याय का एक समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। हर किसी को न्याय के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी हमने किसी को अगर जैसे कि कोई अगर मानो कि मुजरिम है उसको भी जैसे कि पता है उसको भी लॉयर या वकील करने का अधिकार है, जिस तरीके से न्याय समान रूप से हो पाए, किसी के साथ अन्याय न होने पाए। तो इसमें यही बताया गया है कि हर किसी को समान अवसर के आधार पर न्याय दिया जाना चाहिए, यानी कि हर किसी को न्याय के लिए समान अवसर या एक कहेंगे इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए। दोस्तों देखिए अनुच्छेद 39 को हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है। तो 39A को या 39 को 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया है। दोस्तों फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 40, ठीक है, जो किससे संबंधित है, पंचायतों से। जैसे कि पता है कि भाग 11 में जो हमारी अनुसूची है भाग 11 की, वो किससे संबंधित, पंचायत से संबंधित है ना। तो यानी कि पंचायत किस स्तर पर होती है, आपकी ग्राम स्तर पर, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 में पंचायत से संबंधित कुछ प्रावधान बताए गए हैं, ठीक है। फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 41। देखिए इसमें कहा गया है कि कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि कुछ मामलों में काम का अधिकार, ठीक है, हर किसी को कुछ मामलों में काम का अधिकार हर किसी को होना चाहिए। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में हम कहें जैसे कि शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कार्यों में जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं उनमें हर किसी का अधिकार बराबर रूप से होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार हर किसी को होना चाहिए तथा सार्वजनिक सहायता हर किसी को मुहैया कराई जाती है। जैसे कि सार्वजनिक सहायता में हम जानते हैं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट, कुछ भी अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उसमें सार्वजनिक सहायता सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसमें कि ये बताया गया है कि हर किसी को सार्वजनिक सहायता दी जानी चाहिए, ठीक है। फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 42। इसमें दोस्तों बताया गया कि कार्य न्याय संगत एवं दशा मानवीय है, ठीक है। इसमें बताया गया कि कार्य जो आपका कार्य होना चाहिए, इसके तहत ये बताया गया कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कैसा हो, न्याय संगत हो। कोई भी आप इलीगल काम नहीं कर सकते। अगर आप लोकतंत्र में जी रहे हैं तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप कुछ भी लोकतंत्र के नाम पे कुछ भी गलत कार्य करें। आप जो कार्य कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो न्याय की दृष्टि से सही, यानी कि हम कहेंगे लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसी व्याप में कहेंगे कि कार्य कैसा हो, न्याय संगत हो, जो कि न्यायपालिका की दृष्टि में सही हो, एवं कैसा हो जो आप कार्य कर रहे हैं उसकी जो दशा है वो कैसी मानवीय हो, यानी कि लोगों के कल्याण की हो, ठीक है। जो आप कर रहे हैं उसकी दशा यानी कि आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए, लोगों के कल्याण का होना चाहिए, जो भी आप कार्य कर रहे हो, ठीक है। फिर देखिए आपका अनुच्छेद 43 यानी कि अनुच्छेद 43 कहता है कर्मचारियों को निर्वाह वेतन यानी कि कोई भी कर्मचारी किसी पद पे है तो उसको उसी के अनुसार उचित वेतन दिया जाना चाहिए। यानी कहें कि कर्मचारी को कम से कम इतना वेतन तो दिया ही जाना चाहिए कि निर्वाह, यानी कि जिससे कि वह अपने जीवन का निर्वाहन कर सके, ठीक है, उचित रूप से। यानी कि आपको जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर हम ज़्यादा काम करवा करके कम वेतन दे रहे हैं, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से अन्याय के बराबर ही है। यानी कि हम उसको वेतन नहीं दे रहे हैं जिससे कि वह अपना सम्मानपूर्वक जीवन का निर्वहन कर पाए। तो अनुच्छेद 43 ये कहता है कि कर्मचारियों को निर्वाह वेतन यानी कि निर्वहन कि वो उसमें अपना जीवन अच्छे तरीके से शांति के साथ निर्वहन कर सकें, इतना वेतन हर किसी को दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों आपका अगला आता है अनुच्छेद 44, जो कहता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। नागरिकों के समान नागरिक संहिता से मतलब यह है कि हर किसी नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि एक न्याय हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए। किसी के भी साथ में न्याय में भेदभाव यानी कि उसके धर्म, जाति, कास्ट, रिलीजन वगैरह के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी हर किसी नागरिक के लिए समान कानून होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म विशेष का क्यों ना हो, ठीक है। दोस्तों फिर आपका आता है आपका अनुच्छेद 45। देखिए इसमें कहा गया क्या कहा गया है। अनुच्छेद 45 ये कहता है
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, यानी कि इसमें एक बात की गई है कि 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 45 बात करता है। देखिए दोस्तों, ये भी अनुच्छेद भी हमारे मूल संविधान में यह नहीं था, यह जो कहें इसको जोड़ा गया बाद में, है ना। ये भी हमारे राज्य के नीति तत्व में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में 45वें अनुच्छेद को जोड़ा गया, जो कि किसकी बात करता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के बारे में। फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 46, जो कि बात करता है किस बारे में, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। इसमें क्या ये कहा गया दोस्तों कि जो भी हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कमजोर वर्ग हैं उनकी शिक्षा को और उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, यानी कि उनको एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि वह अपनी आर्थिक हित को अपने आर्थिक दशा को सुधार सकें, ठीक है। तो उसमें यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति और जितने भी हमारे कमजोर वर्ग हैं उनकी शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। फिर आपका अगला है अनुच्छेद 47, इसमें कहा गया है कि देखिए, पोषाहार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करना और महानिषेध, ठीक है। इसमें ये बात करता है कि हर किसी नागरिक को एक उचित पोषण, मतलब एक अच्छा आहार यानी कि पोषाहार दिया जाना चाहिए, और उसके स्वास्थ्य के लिए भी देश में एक बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वह अपने स्वास्थ्य का उचित रूप से ध्यान रख सके। और इसमें फिर ये बात करता है कि इसकी महानिषेध, क्या हम ये कहें किसको कहें, जितने भी यानी कि हमारे नशीले आपके होते हैं नशीले पदार्थ को बैन करने की बात करता है, ठीक है। हालांकि ये बात अलग ही कुछ, देखिए महानिषेध यानी कि जितने भी हमारे यानी कि पदार्थ होते हैं, जैसे कि बीड़ी सिगरेट वगैरह, जितने भी हमारे गलत पदार्थ होते हैं उनको निषेध करने की बात करता है। हालांकि कुछ राज्य इसको कर पाते हैं, कुछ राज्य नहीं कर पाते, जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार ने शराब बैन कर रखी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग राज्य की जो स्थिति होती है उस अकॉर्डिंग इस पे कार्रवाई कर सकता है। फिर दोस्तों आपका अगला आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 बात करता है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के बारे में, है ना। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 48 क यानी कि 48 ए बात करता है कि हर किसी को पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, यानी कि हम जो नागरिक हैं हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण और जो हमारे वन हैं और जिसमें वन में जो रहने वाले जीव हैं हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये भी आपका 48 का ए भी हमारे इसमें नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। जैसे कि आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं, लघु संविधान या हम क्या है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। दोस्तों फिर आपका अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 49। ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। हमारे जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, जैसे कि आप जानते हैं ताजमहल, लाल किला, आगरा के जितने भी हमारे यहाँ हम कहें कि हमारे जितने भी हमारे प्राचीन स्मारक वगैरह हैं, स्थान हैं, जो स्मारक हैं वहाँ पे बने हुए जितने भी स्मारक वगैरह हैं, जो उनकी जो वस्तुएं हैं उनका हम संरक्षण करें, ठीक है। तो ये अनुच्छेद बात करता है कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्थान हैं, स्मारक हैं एवं वस्तु हैं, हम उनका क्या करें, संरक्षण करें। फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 50, जो कि किसकी बात करता है, पृथक न्यायपालिका कार्यपालिका। ये बात करता है कि दोस्तों कभी भी जैसे आप जानते हैं न्यायपालिका में हमारी न्याय सिस्टम आता है, जैसे कि कार्यपालिका में हमारी संसद, पार्लियामेंट, कैबिनेट वगैरह, ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब कार्यपालिका के भाग हैं। तो इनमें भी कभी क्या होना चाहिए, कभी टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, इसलिए इनके कार्यों को पृथक रखा गया है, जिसमें जो कि अनुच्छेद 50 बात करता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य एक दूसरे से पृथक होने चाहिए। फिर आपका इसमें आखिरी अनुच्छेद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, ठीक है। हम अपने देश की शांति एवं सुरक्षा के साथ साथ अनुच्छेद 51 ये बात करता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी यानी कि हम विश्व में भी हम शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। हम किसी तरीके की अशांति, हम कुछ कहें गलत एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं देंगे। अनुच्छेद 51 यही बात करता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन करेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके राज्य के नीति निषेध तत्व संबंधी जितने भी आपके इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं, आपके जो वन एग्जाम में बन सकते हैं, वो सब मैंने आपको यहाँ कवर अप करवा दिए हैं। आई होप आपको ये सब चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।